Hello students, welcome to Arihan Padhaku. I am your biology mentor Smriti Pandey. बच्चों अब हम लोग तैयारी करने वाले हैं टर्म 2 की। टर्म 1 में तो हमने जम के तैयारी की और उसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अब बारी आती है टर्म 2 की और टर्म 2 में जो बायो का पहला चैप्टर आपको देखना है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके बारे में आपको देखना है, इसके बारे में पढ़ना है, समझना है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में ओवरऑल आपको पता ही चल गया होगा कि जो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है उसी चीज़ों के बारे में बात करनी है, डिजीज से रिलेटेड बातें करनी है। सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, व्हाट आर द लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज कौन कौन सी होती है? लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब जैसे आजकल के हम लोग भागती दौड़ती जिंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां तकलीफें हो रही हैं। इसमें से बच्चों कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो लाइफ स्टाइल होती है, मतलब हमारी लाइफ स्टाइल सही तरीके की नहीं है इसलिए होती है। लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करना, या प्रॉपर स्लीप ना लेना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, हमेशा काम के पीछे भागना। तो ये एक हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है तो भाई उससे तो बीमारियां होंगी ही होंगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर लाइफ स्टाइल डिजीज, हाउ आर दे कॉज्ड, नेम एनी टू सच डिजीज। ये होती कैसे है और हमें इसके बारे में दो डिजीज के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है और हमारी ये बुक अरिहंत वाली बुक इसमें भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर आपको 13 पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। लाइफ स्टाइल के बारे में तो बता दिया। अब देखो लाइफ स्टाइल अगर प्रॉपर नहीं रहेगी तो बहुत सारी बीमारियों का घर बन ही जाएगा। लाइक कभी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कभी फैट बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, कभी हाइपरटेंशन हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये कोई प्रॉपर बीमारियां नहीं है, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे लिए बीमारियां हो गई हैं। ठीक है। लाइफ स्टाइल डिजीज जो होते हैं दे आर एलिमेंट, ये प्राइमली बेस्ड होते हैं हमारे डे टू डे हैबिट्स पे कि हमारे डे टू डे हैबिट्स क्या है, कि अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी बॉडी फिट नहीं रहेगी, मतलब ओवरऑल फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो बीमारी कोई ना कोई हो जाएगी। नाउ लाइफ स्टाइल डिजीज जो होती है दैट इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक फूड हैबिट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं आजकल हम लोग बहुत फूड हैबिट्स चेंज हो गए हैं, हेल्दी फूड्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते। लाइक हेल्दी फूड की बात करें तो प्रॉपर जो डाइट होता है वो नहीं फॉलो करते, कभी फास्ट फूड खा लिया, कभी किसी टाइम पे स्किप कर दिया, लंच या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, कोई मतलब प्रॉपर मील नहीं लेते हैं। दैट इज वर्क रिलेटेड पोस्चर, बैठे रहते हैं। जैसे कुछ लोग घंटों लैपटॉप पे काम करते हैं तो वहाँ बैठे ही रहते हैं, या फिर प्रॉपरली पोस्चर जो उनका रहता है वो सही से नहीं रहता तो उससे भी प्रॉब्लम होगी भाई। बैकबोन में पेन होने लगता है, मसल्स में पेन होने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक्सपोजर टू हार्मफुल रेडिएशन और सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल रेडिएशन, जैसे कि मान लीजिए कोई रेडिएशन ऐसी जगह इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है जहां बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो रहा है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। या एक बेसिक सी चीज़ बताएं तो हम लोग मोबाइल फ़ोन का आजकल इतना यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी आइज़ को बहुत हार्म हो रहा है, ब्लू लाइट निकलती है जिसकी वजह से हमारी आइज़ प्रोटेक्टिव नहीं होती है, थकान फील करने लगती है। ओके, now exposure to harmful radiation or substances, lack of physical exercise, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जितनी कम होगी, बॉडी के मूवमेंट्स जितने कम होंगे तो बॉडी के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वहाँ ब्लॉकेज होने लगता है जिस वजह से प्रॉपर फ्लो नहीं होता, ना ब्लड का प्रॉपर फ्लो हो पाएगा, ना किसी जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं उनका प्रॉपर फ्लो हो पाएगा। तो इन सब की वजह से प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है। मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना एक्सेट्रा। ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज की हम लोग बात करें तो एक है आपका हाइपरटेंशन और दूसरा है हार्ट डिजीज। दी ऑल आर लाइफ स्टाइल डिजीज। जैसे हार्ट डिजीज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा भाई, तो कोई फैटी फूड ज़्यादा खा लिया तो उस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, उस वजह से मतलब बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मेंशन एनी 4 सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। अभी रिसेंट में हम लोगों ने देखा था कि डेंगू फीवर बहुत तेजी से फैल रहा था, तो हमें इसके सिम्टम्स बताने हैं। ओके, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं डेंगू फीवर के, इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा फीवर होने लगता है,
हेडेक होने लगता है, जॉइंट पेन, नोजिया और वॉमिटिंग होने लगती है। तो ये सारे डेंगू में होते हैं। अभी आप लोग ने ये भी सुना होगा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, तो ये भी डेंगू के सिम्टम है। फीवर होने लगता है, हाई फीवर, फ्रंट हेडेक, जॉइंट पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये मेन सिम्टम्स हैं डेंगू के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। प्लाज्मोडियम फैलिकप्रम, कह रहे हैं प्लाज्मोडियम फैलिकप्रम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया। ये क्या कॉज करता है? मलेरिया। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ट्रॉपिक। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? ट्रॉपिक्स पे। एक्सप्लेन व्हाई मलेरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रॉपिक। हमें बताना है कि मलेरिया रिस्ट्रिक्टेड क्यों होता है टॉपिक पे। देखो एक चीज बता दे कि ये जो भी पैरासाइट्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सरवाइव करते हैं, हर टेम्परेचर पे नहीं। जैसे ठंडियों के सीजन में अगर हम लोग देखें तो कई जगह के टेम्परेचर माइनस में चले जाते हैं और कई जगह के नहीं जाते, लेकिन जहाँ माइनस में टेम्परेचर चल जाता है वहाँ जल्दी नहीं मॉस्किटोज आ पाते हैं और उसके साथ जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। मेनली जो पैरासाइट्स होते हैं वही नहीं सर्वाइव कर पाते, जिस वजह से हमें उस टाइम पे मलेरिया या कुछ ऐसी बीमारियां नहीं हो पाते हैं। सो लेट्स सी, मलेरिया जो होता है दैट इज ट्रांसमिटेड बाय एनाफिलिस मॉस्किटो, सबको पता है। नाउ ये क्या होते हैं? इंसेक्ट वेक्टर होते हैं, दे एक्ट एज अ वेक्टर। मेन तो इनकी वजह से नहीं होता, इनके पास कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मलेरिया के लिए, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैलिकप्रम। ओके, ये एक पैरासाइट है। नाउ ये जो पैरासाइट होता है नीड वार्म कंडीशन, जैसा अभी हमने बताया हर टेम्परेचर पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इनको एक वार्म कंडीशन चाहिए होती है। अब वो वार्म कंडीशन कितनी होनी चाहिए? तो वो वार्म कंडीशन जो होती है दैट इज मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभी कि जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती हैं 20 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है सर्दियों के बाद, तो उस टाइम पे मच्छर आने लगते हैं, या फिर बरसात के बाद, बारिश के बाद, रेनी सीजन के बाद भी मच्छर आने लगते हैं, क्योंकि वो जो टेम्परेचर होता है ना बच्चों दैट इज 20 डिग्री के अबव होने लगता है, तो वहां पे दे आर एबल टू सर्वाइव, ये इजीली सर्वाइव कर लेते हैं। देयरफॉर मॉस्किटो जो होते हैं ये ब्रीड होते हैं वार्म कंडीशंस में। समझ में आ गया? ये कहाँ ब्रीड होते हैं? वार्म कंडीशंस में, जहां थोड़ी गर्म जगह रहती है। वार्म कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिक्स एंड इन एरिया ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी रुका हुआ रहता है वहां भी अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही सीजन्स बदलते हैं तो मच्छर आने लगते हैं। अब मच्छर जो आते हैं, ये मॉस्किटोज जो आते हैं, ये मोस्टली स्टैग्नेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी रहता है वहां पे बड़े इजीली ये ग्रो अप हो जाते हैं। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, मतलब एक प्रॉपर इनको एनवायरनमेंट मिल जाता है। सो मलेरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रॉपिक्स, इसीलिए मलेरिया ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक्स में ज्यादा होता है। समझ में आ गया अब आपको? चलिए नेम अ ह्यूमन डिजीज, एक ह्यूमन डिजीज बतानी है। इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स any three, and vector that spread by intake of water and food contamination by human fecal matter। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमें इसमें एक ह्यूमन डिजीज के बारे में बताना है, उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म बताना है, सिम्टम बताने हैं, 3 सिम्टम बताने हैं, वेक्टर बताने हैं जिससे वो स्प्रेड होते हैं, और ये होते किससे हैं? ये वाटर से होते हैं, कंटामिनेटेड फूड से होते हैं, बाय ह्यूमन फीकल मैटर, मतलब जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है दैट इज कंटामिनेटेड बाय ह्यूमन फीकल मैटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आंसर पे आते हैं। नाउ ये जो डिजीज होती है बच्चों, इसका नाम होता है अमीबायसिस। इसका क्या नाम होता है? अमीबायसिस। अब इसमें होता क्या है? ऐसे ये कॉजेटिव एजेंट होते हैं इसके पैरासाइट, जिसे हम लोग कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नाम ध्यान रखिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि फाउंड होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल लार्ज, लेकिन ये हमें कहाँ मिलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में। अब इनका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है, पैथोजन होता है, ये क्या होते हैं? हाउस फ्लाई, छोटी छोटी मक्खियां होती हैं जो इनके
एक वेक्टर का काम करते हैं जो इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे स्प्रेड कर देते हैं. ओके, नाउ हाउस फ्लाई होते हैं. इसके सिम्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये होते हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स. ये इसके कुछ सिम्टम है. देखो एक्चुअली होता क्या है, जो भी वेक्टर होते हैं, लाइक अगर मॉस्किटो की बात करें, हाउस फ्लाई की बात करें, तो इनके साथ कुछ ना कुछ एक पैरासाइट एजेंट जो होता है वो अटैच हो जाता है और वो जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर बाइट कर लिया है या उसके पास चला गया है तो वहाँ से उसके ब्लड में आ जाएगा, मॉस्किटो के ब्लड में आ जाएगा. अब वहाँ से ये जब हेल्दी पर्सन के पास जाते हैं तो उनके ब्लड में ट्रांसमिट कर देते हैं. सेम अगर हाउस फ्लाई की कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये किसी ऐसी मतलब गंदी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा है. जैसे ये हाउस फ्लाइज जो होती हैं कहीं भी बैठ जाती हैं. अब इसके बाद हम लोग अक्सर स्ट्रीट फूड्स खा लेते हैं, कोई ध्यान नहीं देते, या फिर खुले में कहीं भी पानी पी लेते हैं. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेन इन्हीं रीजंस की वजह से होती हैं. अब इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक कभी डायरिया हो गया, कभी मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, या पेन होने लगा, एब्डोमिनल पेन होने लगा. तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए. फाइन. तो ये पैथोजन जो होते हैं हाउस फ्लाई होते हैं. नाउ ये एक पैथोजन एजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये स्प्रेड होते हैं. डिजीज का नाम है अमीबाइसिस और इनके जो मेन पैरासाइट हैं दैट इज एंटमीबा हिस्टोलिटिका. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस. लाइक इसमें दिया हुआ है रिंगवॉर्म, मलेरिया, एस्कैरिस, निमोनिया. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा. ओके, तो हमें बताना है ये जो डिजीज हैं, चारों जो डिजीज हैं, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है. ठीक है, चलिए बताते हैं. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिंगवॉर्म. अच्छा, रिंगवॉर्म है, मलेरिया है, स्कैरिस है, निमोनिया, सब अलग अलग टाइप के डिजीज है, कोई एक दूसरे के जैसे नहीं है. रिंगवॉर्म जो होता है ये फंगल डिजीज होता है, इसमें फंगस की ग्रोथ हो जाती है ना बॉडी पे. अब इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, लाइक अगर समवन इज इन्फेक्टेड, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके चीज़ों को कोई यूज़ कर रहा है, लाइक टॉवल यूज़ कर ले रहा है, उसके पहने हुए कपड़े यूज़ कर ले रहा है, या फिर कॉम्ब यूज़ कर ले रहा है, तो इन सब से ट्रांसमिट हो सकते हैं रिंगवॉर्म. लिखा हुआ है ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, कॉम्ब, क्लोथ ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल. क्लियर. तो ये रिंगवॉर्म एक फंगल डिजीज है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं मलेरिया. मलेरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबको पता है मॉस्किटो के काटने से होता है. नाउ ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज होता है जो कि स्प्रेड होता है बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. ओके, ये क्या काम करते हैं, जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से मलेरिया हुआ है, तो उसके पास गए, उसके ब्लड को इन्होंने बड़े आराम से चूसा, उसके साथ रहे अच्छे से, मतलब फिर उसके किसी हेल्दी पर्सन के पास चले जाते हैं. अब हेल्दी पर्सन के पास जाएंगे तो उसको भी काटेंगे, तो उसके पास जो इन्फेक्टेड ब्लड था वो आ गया हेल्दी पर्सन के बॉडी के कांटेक्ट में, फिर वो ब्लड के अंदर चला जाता है और उससे मलेरिया फैल जाता है. तभी कहा जाता है मलेरिया जब फैलता है या डेंगू जब फैलता है तो हम लोग को मच्छरों से दूरी बना के रखनी चाहिए. तो जब भी ऐसे मतलब चीज़ें हों, जैसे ये फैल रहे हैं, डिजीज स्प्रेड हो रहे हैं, तो हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि मॉस्किटो नेट का यूज़ करें, प्रॉपर जो भी मतलब फिजिबल चीज़ें हैं हमारे लिए वो हम करें, है ना, स्प्रे करवाएं, सब चीज़ें करवाएं. एस्कैरिस जो होता है ये ट्रांसमिट होता है बाय द कंटामिनेटेड फूड और वाटर. ट्रांसमिशन बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर, जैसे मान लो कोई खराब खाना खा लिया जिसमें स्कैरिस हुआ, या कोई ऐसा पानी पी लिया जिसमें स्कैरिस हुआ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी चीज आती है निमोनिया. तो ये तो पता ही होगा, ये स्प्रेड होते हैं बाय ड्रॉपलेट्स एरोसॉल जो कि रिलीज होते हैं किसी पर्सन से, और ये पर्सन क्या होते हैं, नर्जल सिक्रीशन के थ्रू किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर निकलते हैं, जैसे खांसते हैं, छींकते हैं या जुकाम हो जाता है, तो उस टाइम पे ये स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड होते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, एयर ड्रॉपलेट्स हो गए, एरोसॉल्स हो गए, उसके फॉर्म में ये स्प्रेड होते हैं. क्लियर. तो ये चारों चीजें आपको क्लियर है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. कंपेयर द सिम्टम ऑफ एस्कैरिस, अमीबाइसिस एंड एलिफैंटिसिस. तीनों अलग अलग चीजें हैं. क्या है एस्कैरिस, अमीबाइसिस, एलिफैंटिसिस. इसमें हमें कंपैरिजन करना है. सबसे पहले इनके तो जो एजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग होता है ना. ओके, लेट्स सी.
कॉज बाई एस्कैरिस जो होता है ये एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड से होता है। अमीबाइसिस की बात करें तो ये होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और एलिफेंटिसिस जो होते हैं ये इनके जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं दैट इज यूकेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये होते हैं। नाउ ये तो इनके एजेंट्स की बात हो गई ये कि ये होते किससे। दूसरी बात आती है अगर इनके सिम्टम्स हम लोग देखें तो जो एस्कैरिस होते हैं इसमें आपको पता है एब्डोमिनल पेन होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, मस्कुलर पेन होने लगता है, फीवर, एनीमिया, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके साथ नोजिया भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, मतलब इंटेस्टाइन में जो जाने का रास्ता होता है जहाँ से फूड पास होता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर। दूसरी चीज बात करें अमीबाइसिस की तो इसमें के भी जो सिम्टम्स होते हैं इसमें भी एब्डोमिनल पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स होने लगते हैं, फीकस विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जो फीकस होता है उसमें म्यूकस ज़्यादा हो सकता है या फिर ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें अमीबाइसिस में होते हैं। एलिफेंटिसिस की बात करें तो अक्सर अगर हम लोग देखें तो एलिफेंटिसिस जो होता है इसमें जो फुट वाला पार्ट होता है और कुछ जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं वो स्वेलअप कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलअप कर जाते हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ऑर्गन का इन विच दे लीव फॉर मेनी ईयर्स। ये जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं बहुत टाइम तक उसी पार्ट में रह जाते हैं। नाउ नॉर्मली अफेक्ट करते हैं ये लिम्फ वेसल्स को, लोअर लिम्स को, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है फिट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है और इसे ही हम लोग कहते हैं एलिफेंटिसिस। क्लियर। तो समझ में आ गया ये चीज़ें क्या क्या डिफरेंसेस है इनमें, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What measure would you take to prevent waterborne disease? अब ये तो भाई सबको पता होगा कि क्या क्या मेजर लेने चाहिए हमें ताकि हमें waterborne disease ना हो। So बेसिक सी चीजें बताएं तो हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए, आरओ का पानी पीना चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वाटर बॉईल करके पीना चाहिए, है ना। लाइक खुले में जैसे पॉन्ड का वाटर, रिवर का वाटर जल्दी नहीं कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि ये तो पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। लाइक अगर रिवर की बात करें तो पानी बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करके आता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज हो रहे हैं तो उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैब्रिक क्लोथ्स ले जाके धुल देते हैं, वॉश कर देते हैं रिवर में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट फ्लो हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेट्स को लाइक काऊ, बफेलो या जो भी पेट्स हैं उनको ले जाके नहला देते हैं पानी में, तो पानी तो फ्लो कर गया, वहां से चला गया। अब ये जो हमारे पास वाटर आ रहा है जिसे हम पीने जा रहे हैं तो उसमें आप सोचिए कितना ज़्यादा कंटामिनेशन होगा, कितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे, है ना। अब ये बात अलग है कि जो हमारे यहाँ रिवर है, गंगा रिवर, इसका पानी हम लोग प्योर मानते हैं तो वो तो बेटा एक अलग प्रोस्पेक्ट है, उसको हम यहाँ नहीं कह रहे। ओके, गंगा का पानी शुद्ध होता है बिकॉज उसमें बैक्टीरियोफाजेस पाए जाते हैं। नाउ लेकिन अगर हम लोग हेल्थ पर्पज से देखें तो बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए ये हेल्दी नहीं हो पाता है। कई सारे पॉन्ड्स होते हैं और कई सारी रिवर्स हैं जिनका मतलब पानी गंदा हो जाता है, लाइक फ्लड भी आता है तो बहुत सारी गंदगी आ जाती है। सो टू प्रिवेंट वाटरबॉर्न डिजीज, वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स जो होते हैं, वाटर टैंक्स जो होते हैं, रिजर्वॉयर्स, हाँ वाटर टैंक्स भी होते हैं, रिजर्वॉयर्स भी होते हैं, तो इन सब के पानी भी डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। या फिर सिटी में होते हैं या विलेजेस में जो क्लीन पीरियोडिकली प्रॉपरली अगर यूज करना है। देखो ऐसा नहीं है कि इनका यूज नहीं किया जा सकता, भाई एक बड़े अमाउंट में है, पॉपुलेशन हमारे यहाँ इतनी ज्यादा है तो लोग यूज करेंगे। तो मेन इसका ऑप्शन क्या है कि हम लोग इसको हेल्दी कैसे रख सकते हैं, तो भाई इसको क्लीन करिए, प्रॉपरली पीरियोडिकली क्लीन किया जाए इसको, यही ऑप्शन है एक। प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, एक्सक्रीटर, सीवेज शुड बी डन। जितने डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं, लाइक क्या करते हैं, जिन लोग के आसपास पॉन्ड होते हैं, घरों के आसपास पॉन्ड होते हैं या रिवर्स होते हैं, तो वो लोग अपने डोमेस्टिक वेस्ट भी उसमें डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पानी सबके लिए है और उसको गंदा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये नहीं करना चाहिए। एक्सक्रीटर्स में फ्लो ऑफ नहीं करवाना चाहिए। दूसरी चीज, सीवेज जो होता है उसका भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए रिवर्स से, पॉन्ड से। एट पर्सनल लेवल बॉइलिंग वाटर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं,
वाटर प्यूरिफायर्स का यूज कर सकते हैं, हैंड्स को वॉश कर सकते हैं बिफोर मील। जब भी हम लोग मील लें, अपना फूड लें, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तो प्रॉपर हैंड वॉश कर लें। अक्सर होता क्या है, लाइक हम लोग बाहर खाने गए, स्ट्रीट फूड खाने गए, लेकिन कभी हम लोग अपना हैंड वॉश नहीं करते, है ना। तो भाई सैनिटाइजर आ गया, सैनिटाइजर ही लगा लिया करो। ओके, तो ये सारी चीजें जिसको अगर हम लोग ध्यान में रखें तो वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कमेंट, हमें बताना है प्रिवेंशन जो होता है ये क्योर से बेटर होता है, क्यों। अक्सर आपने भी सुना होगा, इनफैक्ट कहा भी होगा लोगों को कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी कोविड की ही ड्यूरेशन में हम लोग ये कह रहे थे, क्योंकि भाई ट्रीटमेंट इतने कॉस्टली हो रहे थे कि कई लोगों के पास बजट भी नहीं था उतना, है ना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो रहे थे। नाउ प्रिवेंशन जो होता है दैट इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बिकॉज सम डिजीज जो होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये एक्सटेंसिव डैमेज कॉज कर देते हैं हमारे। पहली बात तो एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव मतलब आप समझ गए, मतलब बहुत कॉस्टली इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और दूसरी चीज, ये एक्सटेंसिव डैमेज कर देते हैं हमारे बॉडी के टिश्यू को या फिर ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से कभी कभी ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर टिश्यू या वो पर्टिकुलर ऑर्गन काम ही करना बंद कर दे। तो इससे बेटर है भाई कि हमें वो बीमारी ही ना हो, है ना। सो नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर कैपेसिटी टू फंक्शन, कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। लाइक बहुत डराना नहीं चाहिए किसी को, या किसी चीज का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं सोचना चाहिए। दूसरी चीज है परमानेंट और लॉन्ग टाइम डिबैलेटिंग इफेक्ट। परमानेंट या फिर कोई लॉन्ग टाइम का डिबैलेटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, कभी कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग जैसे होते हैं वो नेगेटिव ही सोचते हैं, तो नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपके माइंड से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो उसी को अट्रैक्ट करती हैं। जो चीज हम सोचते हैं उसी चीज को अट्रैक्ट करती हैं। तो नेगेटिव मेंटली कभी भी अपने आप को नेगेटिव जोन में नहीं ले जाने देना चाहिए। साथ में जो आपके आसपास हैं उनको भी वहां से खींच लाना चाहिए। क्लियर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े। भाई कोई भी बीमारी होगी, खर्चा तो ट्रीटमेंट करवाएंगे तो खर्चा होगा ही होगा, है ना। छोटी सी अगर फीवर भी हो जाता है तो उसमें भी हमें 4 दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, और नहीं सही हो तो फिर दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन सब से भैया बचने से अच्छा है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। समझ में आया? Hence it is said that prevention is easier and effective than cure of a disease. अब किसी बीमारी से उठो भाई तो फिर मन भी नहीं करता, आपके डे टू डे वर्क भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। फिर काम करने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो इससे अच्छा हो ही ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट, क्या लिखा है? कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ योर स्कूल प्लान्स अ विजिट to a slum area near the school within an objective to educate the slum dwellers with respect to health and hygiene. Now, why is there a need to organize such visit? ऐसी क्या नीड पड़ गई कि स्कूल ने एक विजिट प्लान कर दिया कि आपको स्लम एरिया में जाके वहाँ के लोगों के बारे में या वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में देखना है। ओके, तो ऐसी क्या नीड पड़ गई? राइट द स्टेप you will highlight as a member of these department in your interaction with them to enable them to lead a healthy life. आपको कुछ स्टेप्स बताने हैं, हाईलाइट करना है कि अगर आप मेंबर होंगे इस डिपार्टमेंट के, कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट के अगर आप मेंबर होंगे तो वहाँ के लोगों से आपका कैसा इंटरेक्शन होगा और एक हेल्दी लाइफ के लिए आप उनको क्या गाइडेंस करोगे। क्लियर? चलिए आते हैं। स्लम्स जो होते हैं बेटा, अगर स्लम्स की हम लोग बात करें तो जनरली दे आर अनऑथराइज्ड एरिया, वो होते हैं जो कि इनक्लोज होते हैं छोटी छोटी जगहों में। स्लम एरिया आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी जगहों में होते हैं, बहुत लोग मतलब कंजेस्टेड एरियाज जैसे हम लोग कहते हैं वो होते हैं। अब वहाँ पे इतना कंजेस्टेड है तो क्या वहाँ पे प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन है वो हो पा रहा होगा या प्रॉपर क्लीनिंग हो पा रही होगी, यही सब देखने के लिए विजिट प्लान किया गया। वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई बहुत ज्यादा पब्लिक फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड की जाती है ना। नाउ ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज
एंड एजुकेशन, बहुत अच्छी एजुकेशन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो भाई क्या होगा वहाँ पे, लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है लोगों का वो बहुत लो हो जाता है। मतलब एक लिविंग स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं कि जिसका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसा है वही एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ले सकता है, नहीं, एक नॉर्मल पर्सन का भी हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है। यहाँ हम लोग बात करें हेल्थ से, तो यहाँ हम लोग हेल्थ ही देखेंगे। लाइक अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, भाई कोई आरओ नहीं लगवा सकता तो वाटर को बॉईल करके पी लो, है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आरओ लगवाने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सस्ता वाला ही लगवा लो। तो हर चीज़ है हमारे इंडिया में, हर कैटेगरी के लोगों के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाई भी गई हैं। नाउ therefore there are very low and people are always at risk। तो यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं बहुत लो होते हैं और लोग जो होंगे आसपास के हमेशा रिस्क रहता है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखें तो जो स्लम एरियाज वगैरह होते हैं इनके आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, कहीं डंप होते हैं, बहुत ज़्यादा गार्बेज डंप कर दिए जाते हैं। अब भाई वो लोग कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बहुत ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट का भी ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता है। ओके, नाउ thus there is need to organize visit to educate people of slum। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो वहाँ के लोग होंगे उन्हीं लोगों को हम एजुकेट कर सकते हैं ताकि भाई आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और उसके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो सैनिटाइजेशन एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की तो साफ सफाई लोग अपने घर के आसपास तो कर ही सकते हैं, है ना, तो ये सब करवाने के लिए स्लम्स एरिया को मतलब जनरली एक हेल्दी लाइफ मिल सकती है। सो दूसरा क्वेश्चन था, अगर आप वहाँ के कोई उस अथॉरिटी के ऑफिसर होंगे, मेंबर होंगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी लाइफ इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। बाई डायरेक्शनल है ना भाई, गवर्नमेंट कर रही है तो हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा, दोनों चीजें हैं ना, कि अगर सिर्फ गवर्नमेंट करे तो भी काम नहीं होगा और हम करें तो भी काम नहीं होगा, तो दोनों तरफ से चीजें होंगी तभी कोई काम सक्सेसफुल हो पाएगा। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो इससे देखिए आप कितनी चीजें हैं कि मतलब बहुत ज्यादा लोग सफाई पे फोकस्ड हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्लीनिंग होने लगी है, रैंकिंग होने लगी है स्टेट्स की, है ना। नाउ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है एंड द नीड द कोऑपरेशन ऑफ बोथ अथॉरिटीज, अथॉरिटी का भी और पब्लिक जो रहती है स्लम एरिया में, उन दोनों का कोऑपरेशन होगा तभी ये काम सक्सेसफुल हो पाएगा। इंटरैक्टिंग विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड, मतलब वहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या है, वहाँ किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, कितना फंड हमें मिल सकता है, उसी हिसाब से तो काम करेंगे भाई, अगर पैसा नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे, है ना। तो फंड कितना मिल सकता है, वहाँ के लोगों की नीड क्या है, मतलब क्या चाहिए उन लोगों को। ओके, उसके बाद इंटरैक्शन विथ ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज, फिर जितने भी अथॉरिटी हैं उन सबसे कंसर्न करना पड़ेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं, एग्री हैं आप या नहीं एग्री हैं, अपनी हमें राय दीजिए, विचार रखिए, अपने थॉट्स हमें बताइए। उसके बाद मेकिंग अ कॉन्क्रीट प्लान ऑफ डेवलपमेंट आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ स्लम। अब हमें क्या करना होगा, मतलब एक प्रॉपर प्लान करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा ताकि हम स्लम एरिया के लोगों का भी डेवलपमेंट कर सके। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके, मेनी माइक्रोबियल पैथोजन एंटर द गट ऑफ ह्यूमन अलोंग विद फूड। बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजन होते हैं जो हमारे गट में एंटर कर जाते हैं जब हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं। What are the preventive barriers to protect the body from such pathogen? ऐसे कौन से प्रिवेंटिव बैरियर हैं जिसकी वजह से हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसे पैथोजन से। What type of immunity do you observe in these case? किस टाइप की इम्यूनिटी आपने ऑब्जर्व की इस केस में, ये भी बताना है। बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजन होते हैं जो फूड के थ्रू हमारे गट में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं भाई, जैसे मान लीजिए कोई फूड आया, बाहर से कोई फ्रूट आया या फूड आइटम आया, उसको प्रॉपर ना क्लीन किया ना वॉश किया, हमने खा लिया, या बाहर गए कुछ भी खा लिया, हाथ क्लीन नहीं किया, या जहाँ पे बैठ के खा रहे हो वो जगह क्लीन नहीं है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। या फिर जिसने बनाया है उसने प्रॉपर हाइजीन का फॉलो नहीं किया है। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत इसी के थ्रू बहुत सारे माइक्रोबियल पैथोजन हमारी बॉडी में इजीली एंटर कर जाते हैं।
एंटर द गट ऑफ ह्यूमन अलॉन्ग विद द फूड। ना इसके प्रिवेंटिव बैरियर क्या है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं? सो सी, जो हमारा म्यूकस होता है, म्यूकस पता है आपको? म्यूकस जो होता है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द गट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब एंटरिंग द बॉडी। देखो, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम लाइनिंग होती है, जहां से अगर माइक्रोब्स एंटर करते हैं ना गट में, तो वो उसको पकड़ने की, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ओके, और दूसरी चीज जो होती है, जो हमारे माउथ में सलाइवा बनता है वो, और जो हमारी बॉडी में एसिड्स बनते हैं वो, ये सब माइक्रोब को किल करने का कहीं ना कहीं काम करते हैं। ओके, सलाइवा इन द माउथ एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, ये सिक्रीट होते हैं स्टमक में, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। फाइन, ये जो टाइप की इम्यूनिटी होती है, ये होती है इननेट इम्यूनिटी, इसे हम लोग नाम देते हैं इननेट इम्यूनिटी। ये प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ। कब से होती है? बाय बर्थ होती है ये। ओके, एंड इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स से हमें इनहेरिटेड होती है। द इननेट इम्यूनिटी रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, और ये लाइफ टाइम तक रहती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द एडेप्टिव इम्यूनिटी with emphasis on its properties, activation and its role in vaccination. Okay, हमें क्या बताना है? अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताना है और एम्फेसाइज करना है उसकी प्रॉपर्टीज पे, एक्टिवेशन पे और उसका रोल वैक्सीनेशन के लिए। चलिए देखते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, इसमें पैथोजन जो होते हैं वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी के होते हैं, बिकॉज ये प्रेजेंट नहीं होते हैं बाय बर्थ। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में ग्रो अप होती हैं। तो जो बाद में इम्यूनिटी ग्रो अप होती है हमारी बॉडी में, उसे हम लोग कहते हैं अडेप्टिव। मतलब हमारी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, अडेप्ट कर लिया है, और डेवलप ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, और ये लाइफ टाइम तक डेवलप होती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि चाइल्डहुड में ही हो गई, टीनेज में हो गई, अडल्ट में ही, अडल्ट लाइफ में ही हो गई, ये लाइफ टाइम तक ग्रो अप होती रहती है, डेवलप होती रहती है। ये जो टाइप की इम्यूनिटी होती है ना, दैट इज एक्वायर्ड ईदर बाय इनकाउंटरिंग द डिजीज और बाय वैक्सीनेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिजीज को इनकाउंटर कर दिया जाता है या फिर वैक्सीनेशन करवाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता है। अब कहते हैं हमारे घरों में कि अगर ये एक बार किसी को हो जाता है दोबारा नहीं होता। कुछ केसेस में होते हैं दोबारा, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में अगर देखा जाए तो जिसको एक बार हो जाता है उसको दोबारा नहीं होता। ये भी क्या हुई, आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी के कारण हुई, क्योंकि आपकी बॉडी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस टाइप के पैथोजन है और फिर उससे वो फाइट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ओके, सो ये होते हैं स्पेसिफिसिटी होते हैं, इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट फॉरेन मॉलिक्यूल। मतलब ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं कि जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल आएंगे उन सबको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा पहले आ चुका है हमारी बॉडी के पास या नहीं आया। तो ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हर लॉक की एक की होती है ना, तो वो स्पेसिफिक की होती है, सेम ऐसे ही ये भी स्पेसिफिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मेमोरी। मेमोरी की बात करें बच्चों, तो ये इनका बड़ा एक यूनिक फीचर होता है कि इनकी जो मेमोराइजिंग पावर होती है ये बड़ी स्ट्रांग होती है। अब कैसे, जैसे अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे थे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स वाला, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर पैथोजन आया है तो हमारी बॉडी ने उसको मेमोराइज करके रख लिया है कि इस टाइप के पैथोजन आते हैं, दोबारा आएंगे तो हमें कैसे इनको फाइट करके बाहर करना है। फाइन, तो ये इनका यूनिक फीचर होता है जो कि हेल्प करते हैं हमारे इंटेंसिव सेकेंडरी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने में, जब पैथोजन अटैक करते हैं तब। दूसरी टाइम पे, सेकेंड टाइम पे जब पैथोजन अटैक करते हैं तब के लिए। पहली बार तो ये भाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, तो सेकेंड टाइम जब करते हैं तो ये नोन कर लेते हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है ना, ये बड़े इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं फॉरेन मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब कि कौन सा इनका खुद का है और कौन सा फॉरेन का है, और अवॉइड करते हैं दोज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में होता है मॉलिक्यूल्स, उस पे ये नहीं अटैक करते हैं, ये उन मॉलिक्यूल्स पे अटैक करते हैं जो बाहर से आए हुए रहते हैं। भाई इनका देखो मेन फंडा क्या है,
फंडा ये है, जैसे आपके घर में कोई चोर आया तो आपके घर के मेंबर्स को पता है कि आपके घर के लोग कौन कौन से, तो आपके घर के लोगों पे अटैक नहीं करेंगे, जो चोर आएगा उस पे अटैक करेंगे। सेम यही फीचर है इनका। क्लियर? नाउ वैक्सीनेशन जो होता है, अब वैक्सीनेशन की अगर बात आती है तो वैक्सीनेशन क्या होता है? सी, इसमें क्या होते हैं ना बच्चों, वैक्सीनेशन जो होता है इसमें हमारी बॉडी में वही पैथोजन इनएक्टिव फॉर्म में डाल दिए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर ले और फिर दोबारा अगर ये अटैक करते हैं, कभी भी अटैक करते हैं, तो वो उनको समझ जाए कि ये कौन है। सो वैक्सीनेशन जो होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। जैसा अभी हमने बताया, वैक्सीनेशन जो होते हैं एंटीजन पैथोजन विच इज एन एंटीजन पैथोजन होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अभी बताया हमने आपको, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्लियर? कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ह्यूमन बॉडी में, और ये इंड्यूस करते हैं माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स को। दे इंड्यूस माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीन जो होता है ये जनरेट करते हैं एंटीबॉडीज। क्या जनरेट करेंगे? एंटीबॉडीज। तभी जब वैक्सीनेशन होता है 1-2 दिन सब लोग बीमार रहते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो। छोटे बच्चों का अगर वैक्सीनेशन हम लोग देखें तो वो लोग भी 1-2 दिन परेशान रहते हैं। सब छोड़िए, अभी कोविड के ड्यूरेशन में आपके पेरेंट्स वैक्सीनेशन करवाने के लिए गए होंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों के बारे में सुना गया था कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उन सबको फीवर हुआ था, है ना? तो वो भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जनरेट की जाती हैं अलॉन्ग विथ मेमोरी बी एंड टी सेल्स। किसके साथ? बी एंड टी सेल्स के साथ, जो कि रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को, जिससे अब अगर इन फ्यूचर अगर वो पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो ये इजीली उसको किल कर सकते हैं या उसके लिए एंटीबॉडीज बना के उसको खत्म कर सकते हैं। फाइन, तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What does the term memory of immune system mean? समझे? memory of immune system का मतलब हमें बताना है कि क्या होता है। सो मेमोरी जो होती है इम्यून सिस्टम की, ये इसका बड़ा एक यूनिक फीचर है, एज वी ऑल नो दैट, जो कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग एन इंटेंसिव सेकेंडरी रिस्पॉन्स व्हेन द पैथोजन अटैक द सेकेंड टाइम। जब कोई पैथोजन दूसरी बार अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो ये जो मेमोरी इम्यून सिस्टम होते हैं ये उसको बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं, है ना, कि अगर अब ये आएगा, इनके पास बहुत अच्छी आईज होती हैं और एक बहुत अच्छा सीसीटीवी कैमरा होता है, सब कुछ होता है, जिससे ये उसको एकदम अच्छे से स्पेसिफाई कर लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये आ चुका है, अब हमें इसके लिए यही एंटीबॉडी बनानी है और इसको किल करके भगा देना है। क्लियर? तो ये काम ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What are recombinant DNA vaccine? Recombinant DNA vaccines क्या होती है? नाम सुना है आप लोगों ने? Recombinant DNA vaccine. Now give two examples of such vaccine. Discuss their advantage. हमें क्या बताना है? 2 एग्जाम्पल बताना है ऐसी वैक्सीन का और उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं। सो बच्चों अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपकी इस बुक में। अभी हम बता रहे हैं किस पेज पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। सो ये क्वेश्चन आपको, जस्ट अ मिनट, हाँ ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में मिलेगा, सेकंड क्वेश्चन है और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 20 पे इस बुक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स क्या होते हैं। ओके, सो सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स जो होते हैं सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स जो होते हैं ये बने होते हैं स्मॉल सर्कुलर डीएनए से, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का नाम सुना होगा, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पीसेस होते हैं पैथोजन डीएनए के, जो कि इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं इनटू प्रोड्यूस 1 or 2 स्पेसिफिक प्रोटीन ऑफ द पैथोजन। क्या करते हैं इसमें? सी, सबसे पहले ये जो होते हैं ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स जो होते हैं ये छोटे छोटे टिनी पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग प्लाज्मिड भी कहते हैं। स्मॉल सर्कुलर डीएनए पार्ट होते हैं, वी ऑल नो दैट प्लाज्मिड। ये बहुत छोटे पीसेस में होते हैं, पैथोजन होते हैं, जिसे डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सके
पैथोजन के, है ना, ये पैथोजन के स्पेसिफिक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए इंसर्ट किए जाते हैं। अब देखो इसका प्रोसेस क्या होता है। जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए होता है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया में या ईस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल या ईस्ट सेल में मेनली, ओके। उसके बाद वेयर इट कैन यूज सेल मशीनरी। अब देखो मतलब जो मेन मैकेनिज्म है, मेन जो कलाकारी है वो यहाँ है। यहाँ पे ये यूज किया जाता है सेल की मशीनरी को, ताकि ये प्रोड्यूस कर सके पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन, पैथोजन के पॉलीपेप्टाइड को, जहाँ पे इसे यूज किया जाता है एज वैक्सीन टू ट्रिगर अ रेंज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस, है ना। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियल सेल में या फिर ईस्ट सेल में, जहाँ पे ये सेल की मशीनरी को यूज करता है और प्रोड्यूस करते हैं पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन। जो चेन होती है, जो प्रोटीन होता है पॉलीपेप्टाइड का, उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इसको यूज किया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में, ताकि ये ट्रिगर कर सके हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, मतलब हमारे लिए ये वैक्सीन बना दी जाती है और ये वैक्सीन हमारी बॉडी में लगा दिया जाता है। अब जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में लगाया जाएगा तो वैक्सीन का काम है इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना। तो जैसे ये हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी इसके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अब वो एंटीबॉडीज बनाती हैं तो इनको आइडेंटिफाई भी कर लेती हैं, ओके। वैक्सीन प्रोड्यूस बाय यूजिंग दीज अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम ईस्ट सेल से। अभी हम लोगों ने देखा था ये बैक्टीरिया और ईस्ट सेल में ही होते हैं, ओके। मतलब उसी को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये जो डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्लाज्मिड होता है, इसको बैक्टीरिया या फिर ईस्ट सेल में ही इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और दूसरी चीज जो आती है, बर्ड फ्लू का आपने सुना होगा, उसका वैक्सीन, बर्ड फ्लू डीएनए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बर्ड फ्लू, याद रखिएगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं एडवांटेजेस की बात करें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन जो होते हैं इनका एडवांटेज ये होता है कि किल्ड कर देते हैं या फिर एटेन्यूटेड कर देते हैं वैक्सीन्स को, सिंस दे डू नॉट गेट वर्लेंट और म्यूटेटेड अगेन एज इट इज सीन इन केस ऑफ एटेन्यूटेड वैक्सीन्स। ये देखो बहुत वर्लेंट नहीं काम करते कि इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, किल होने के चांसेस आ गए, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। फाइन। दूसरी चीज़ ये होती है, सेकेंडली दे आर हाईली प्योर, स्पेसिफिक एंड दे आर एंड इलेक्ट शो स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ये बहुत प्योर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करके ही डालेंगे भाई कि डालना क्या है, तो स्पेसिफिक होंगे ही, और प्योरिटी होती ही है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा जो इनका बनाने का प्रोसेसर है, और ये स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को भी शो करते हैं। क्लियर, तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सी, फॉर एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इट इज एडवांटेज टू हैव एन आइडेंटिकल ट्विन। आपने सुना होगा कि बोन मैरो या किसी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई ट्विन होता है या सिबलिंग होता है, मतलब पहले फीचर किया जाता है ट्विन ही मिल जाए, सिबलिंग सेकंड प्रायोरिटी होती है। तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो उसका एडवांटेज तभी हो सकता है जब आइडेंटिकल ट्विन हो। ऐसा क्यों कहा जाता है, हमें ये बताना है ना क्वेश्चन। चलिए सी, जब किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, आपको पता है ट्विन्स जो होते हैं एक ही मदर फादर के बेबी होते हैं, एक ही साथ ग्रो करवाए मतलब किए हुए होते हैं। फीटस भी जब उनका बनता है, व्हेन दे आर इन फीटस फॉर्म, तो भी वो साथ साथ ही रहते हैं। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एडवांटेज होता है कि कोई आइडेंटिकल ट्विन हो, ताकि उसका ऑर्गन हम लोग ले सके या डोनेट किया जा सके, क्योंकि इनका जो सरफेस मेकर होता है, ऑर्गन बनाने का जो ऑर्गन बनने का जो सरफेस मेकर होता है वो सेम होता है। लाइक जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है तो सरफेस मेकर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। देयरफॉर जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई एज अ फॉरेन नहीं करते कि ये कोई दूसरा है, फॉरेन पार्टिकल की तरह या फॉरेन ऑर्गन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, उसको वो खुद का ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर, और उसके साथ वो रिएक्शन नहीं शो करते हैं, उसके अगेंस्ट काम नहीं करते हैं।
इन केस ऑफ डिफरेंट सरफेस मेकर्स, अगर अलग अलग सरफेस मेकर्स होते हैं तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो होता है उसको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करने लगता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगता है, और हो सकता है कि वो टिश्यू या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन रिजेक्ट कर दे बॉडी, एक्सेप्ट ही ना कर पाए। दैट्स वाई अगर ट्विन होते हैं तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर? इसीलिए ये जरूरी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Why is mother milk considered the most appropriate food for a newborn infant? या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है, Why is colostrum a boon to the newborn baby? दो क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के, लेकिन आंसर एक ही होने वाला है। चलिए, न्यूबॉर्न बेबी के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसे पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए यही बताना है। सी, मदर मिल्क जो होता है ये बहुत अप्रोप्रिएट होता है या बून होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। क्या होती है? एंटीबॉडीज, जो बेबी के स्टार्टिंग के लाइफ पीरियड को एक हेल्दी लाइफ बनाने में बहुत हेल्प करती है। सी, न्यूबॉर्न इन्फेंट एज इट प्रोवाइड इम्यूनिटी इन द इनिशियल पीरियड ऑफ बेबीज लाइफ। जो बेबी का इनिशियल पीरियड होता है लाइफ का, मतलब जब वो बाहर आता है, बाहर की दुनिया में आता है, तो वो एकदम झटके से सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत सारी हो सकता है बीमारियां हो जाएं या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े बहुत सारी, तो उस टाइम पे उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए मदर मिल्क जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। ओके, ये येलोइश कलर का होता है, येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्लोस्ट्रम कहते हैं। ये सिक्रेटेड होता है ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। फर्स्ट मिल्क भी हम लोग कह सकते हैं इसे, या फिर इनिशियल डेज में जो लैक्टेशन होता है उसे वही होता है। अबंडेंट एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेंट को। बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं जैसा अभी हमने बताया, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेंट को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। What is the basic principle of vaccination? How do vaccine prevent microbial infection? Name the organism from which hepatitis B vaccine is produced. समझ में आया? आपको बताना है basic principle of vaccination. Vaccines, how to vaccine prevent microbial infection. मतलब वैक्सीन जो होती है वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करती हैं? Name the organism from which hepatitis B vaccine is प्रोड्यूस्ड। अभी हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी का ही एग्जाम्पल देखा था। चलिए बताते हैं हम लोग। जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, अभी तक तो सबको समझ में आ गया होगा। बेसिक प्रिंसिपल जो होता है इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। किस पे बेस्ड होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी। ये मेमोराइज कर लेते हैं। भाई वैक्सीन तो एक ही बार लगती है, अब लगने के बाद वो लाइफ टाइम याद रखते हैं कि यही है। ऐसा नहीं हम लोग की तरह नहीं, एक बार पढ़ा फिर भूल गए, इनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप भी वैक्सीन की तरह पढ़िए भाई, एक बार पढ़िए सब मेमोराइज कर लीजिए। ओके, वैक्सीनेशन में क्या होता है? एंटीजन और एंटीजेनिक प्रोटीन और पैथोजन, तीन चीजें हो सकती हैं। एंटीजन, एंटीजेनिक प्रोटीन या फिर पैथोजन, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं बॉडी में, जो कि इंड्यूस कर बहुत माइल्ड थोड़े से अमाउंट में इंड्यूस किए जाते हैं। वेरी माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स। फाइन, ये जो वैक्सीन होते हैं ये फिर जनरेट करने लगते हैं एंटीबॉडीज को। क्या जनरेट करते हैं? एंटीबॉडीज को दैट न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अब ये क्या करेगा? जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एसिड है कोई बेस है, उसको प्रॉपर अमाउंट में मिला दिया तो वो न्यूट्रल हो जाता है ना। या फिर कोई प्लस है कोई माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है और सेम डिजिट है तो उसको ऐड कर देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे भी यही होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। क्लियर? तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं पैथोजन को ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। ये जनरेट करते हैं मेमोरी बी एंड टी सेल्स। क्या जनरेट करते हैं? मेमोरी बी एंड टी सेल, जो कि उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है ताकि दोबारा जब वो अटैक करे तो ये उसके जैसे उसके लिए एंटीबॉडीज बना सके और उसको खत्म कर सके। दूसरी चीज थी कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए, हाँ, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं? तो भाई ईस्ट सेल यूज होते हैं।
ई सेल जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ अ रेट्रोवायरस आफ्टर इट गेन्स एंट्री इनटू ह्यूमन बॉडी। हमें बता रहा है रेप्लिकेशन प्रोसेस रेट्रोवायरस का जब ये एंट्री करता है ह्यूमन बॉडी में। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है what is the mechanism by which the AIDS virus causes deficiency of immune system of the infected person। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके इस बुक में भी दिया हुआ है। हाँ, ये सामने ही है, ये आपका पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फाइन, चलिए आते हैं हम लोग। सी, जो ये प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, देखो वायरस जो होता है वो एंटर करता है मैक्रोफाजेस में। कहाँ एंटर करेगा? मैक्रोफाजेस में ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 प्रोसेस दिया हुआ है। ओके, सो वी विल गो विद दैट। आरएनए जीनोम जो होते हैं वायरस के वो रेप्लिकेट होने लगते हैं, दे गेट रेप्लिकेटेड और ये बना लेते हैं वायरल डीएनए। क्या बनाते हैं ये? वायरल डीएनए। सी, वायरस एंटर किया मैक्रोफाज में, उसके बाद आरएनए जीनोम जो होते हैं वायरस के वो में रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने पे वायरल डीएनए जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसको हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है, वायरल डीएनए जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू द होस्ट सेल्स डीएनए। वायरल डीएनए क्या होगा? इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो होस्ट सेल होता है डीएनए का उसके अंदर। नेक्स्ट, वायरल डीएनए जो होता है वो डायरेक्ट होस्ट सेल डीएनए टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। अब वो वायरल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अंदर तो चला गया, अब वो वायरल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने लगता है। साइमल्टेनियसली एचआईवी जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स में और रेप्लिकेट करने लगते हैं और वो अपनी प्रोजेनीज को बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोजेनी वायरस को। जब ये सारा प्रोसेस होता रहता है तो उसी टाइम पे एचआईवी वायरस भी फायदा उठाता है और वो एंटर कर जाता है टी सेल्स में और वहां जाके वो रेप्लिकेट करने लगता है, प्रोड्यूस करने लगता है प्रोजेनी वायरसेस को। नाउ प्रोजेनी वायरस जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द ब्लड। अब देखो क्या हो गया, प्रोजेनी वायरस फट से फिर रिलीज हो जाते हैं ब्लड में और ये अटैक करने लगते हैं बाकी के अदर टी लिम्फोसाइट्स पे। जो बचे हुए टी लिम्फोसाइट्स हैं उन पे अटैक करने लगते हैं। ये प्रोसेस फिर बार बार होने लगता है। अब जिसकी वजह से जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, मतलब जो उसको हेल्प करने आते हैं, वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। जैसे किसी पे बार बार अटैक होगा तो भाई उसकी सेना तो खत्म हो जाएगी, है ना, वो बहुत कम नंबर्स में बचेंगे। तो अब जो ऑपोजिट पार्टी वाले होते हैं, मतलब ये जो वायरस वाले टी सेल्स हैं वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं और जो अदर जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट इम्यूनिटी डिक्लाइंस और इसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्लाइन हो जाती है। क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। A person show strong unusual hypersensitive reaction। एक पर्सन है जो कि शो करता है unusual hypersensitive reaction को when exposed to certain substances present in the air। कुछ एयर में certain substances अगर present हो जाते हैं उसकी वजह से। Identify the condition, हमें condition बतानी है। Name the cells responsible for such reaction। ऐसे cells बताने हैं जो इस reaction में help करते हैं। What precaution should be taken to avoid such reaction? कौन से precaution लेने चाहिए ये भी बताना है। चलिए बताते हैं, नो डाउट। अगर कोई पर्सन है वो हाइपर सेंसिटिव है किसी सब्सटेंस से, मतलब एलर्जी शो कर रहा है या बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उस चीज से, है ना, वो उसको बेयर नहीं कर सकता है जो कि एयर में प्रेजेंट है, जैसे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मे बी एलर्जिक टू इट। क्या होंगे? एलर्जिक होंगे, है ना। जैसे कभी कभी अगर हम लोग बाहर जाएं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डस्ट की वजह से रैशेस होने लगते हैं, जिसको सनलाइट की वजह से रैशेस होने लगते हैं, या कहीं अगर गार्डन एरिया साइड गए तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसकी वजह से एलर्जी होता है। ओके, नाउ मस्ट सेल रिलीज सर्टेन केमिकल्स। मस्ट सेल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं कुछ केमिकल्स जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन इस केमिकल का नाम है। और एक और केमिकल होता है सेरोटोनिन।
ओके अब इसकी वजह से रिस्पॉन्स करते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए जो कि एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एलर्जिक रिएक्शन। प्रिकॉशन इसका क्या हो सकता है? टू अवॉइड ही तो कर सकते हैं भाई, वैसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे ये रिएक्शन हो, या फिर प्रॉपर कवर अप होके जाएं, मास्क वगैरह, फेस, बॉडी सब कुछ कवर करके जाएं। प्रिकॉशन शुड बी प्रिवेंट सच रिएक्शन टू अवॉइड एन एलर्जन रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर एलर्जी। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जिसकी वजह से एलर्जी होती है, दे आर नोन एज एलर्जन। जैसे कोई डस्ट हो गया, कोई पॉलन ग्रेन हो गया या कुछ भी, दैट इज नोन एज एलर्जन। तो उसे प्रिकॉशन ही ले सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों ट्यूमर्स के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। सो सी, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंसेस देखें। ये जो होते हैं लिमिटेड एडहेरेंस होते हैं और अकर होते हैं अमंग सेल ऑफ बेनाइन ट्यूमर। इनका जो एडहेरेंस होता है बच्चों वो बहुत लिमिटेड होता है, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है इनका एडहेरेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये सेल के ऊपर ओवरलैप करते हुए भी ग्रो अप कर सकते हैं। दे टेंड टू स्लिप पास्ट वन अनदर। स्लिपिंग बहुत तेजी से इनकी होती रहती है। दूसरी चीज, बेनाइन ट्यूमर जो होते हैं डज नॉट शो मेटास्टासिस एंड इज नॉन इन्वेसिव। ये मेटास्टासिस नहीं शो करते हैं और ये नॉन इन्वेसिव होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं ये मेटास्टासिस शो करते हैं और इन्वेड अदर बॉडी पार्ट। मतलब अगर एक बॉडी पार्ट में हो गया है तो अदर में भी फैल जाएगा। लेकिन ये वाला जो ट्यूमर होता है बेनाइन ट्यूमर, ये फैलता नहीं है, जहाँ होता है सिर्फ उसी पार्ट में, उसी बॉडी ऑर्गन में रहता है। लेकिन ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये स्प्रेड हो जाता है। क्लियर? ये ज्यादा हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू दिस। ये स्टॉप कर देता है ग्रोथ आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज। एक सर्टेन साइज, मान लो अगर इसकी साइज इतनी होनी है तो उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बढ़ता नहीं रहता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका कोई साइज नहीं होता, इनडेफिनिट ग्रोथ होती रहती है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, कोई इसका लिमिट ही नहीं रहता है। इट इज लेस फैटल टू द बॉडी एंड इट इज मोर फैटल टू द बॉडी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के। क्लियर? अगर डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों तो ऐसे ही कॉलम बना के आपको करना है, क्योंकि इस बार तो सब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कैंसर के बारे में है। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज। एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड मेटास्टैसिस विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स दैट हैव बीन identified in normal cell that could lead to cancer. How do these genes cause cancer? Okay, third question है, name any two techniques that are useful in detecting cancer of internal organs. And the last one is, why are the cancer patient often given alpha interferon as part of the treatment? 4 क्वेश्चन एक ही में पूछ लिया गया है और इन सब का आंसर आपको करना है। वैसे अगर इसका आंसर कर लेते तो हमें काफी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगी। ओके सो पहले हम लोग देखते हैं कैंसर जो होता है दैट इज मोस्ट ड्रेडेड डिजीज। एक्सप्लेन करना है हमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड मेटास्टैसिस विथ रिस्पेक्ट टू द डिजीज। चलिए देखते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। सी, नॉर्मल सेल जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, मतलब स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ एंड कमिंग इन कांटेक्ट विथ अदर सेल। ग्रोथ जो होता है उसको स्टॉप कर देते हैं अगर कोई अदर सेल्स जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं तो। बट कैंसर सेल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। अभी हम लोगों ने देखा था मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। सेम अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर को जब लार्ज स्केल पे हो जाता है तो कभी कभी वो कैंसर का भी फॉर्म कर लेता है। तो वहां पे देखिए कैंसर सेल्स जो होते हैं उनके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। एज अ रिजल्ट कैंसर सेल जो होते हैं कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है। उनका सेल की प्रॉपर्टी होती है डिवीजन करने की। तो ये जो सेल होते हैं ये कंटिन्यूअस डिवीजन करने लगते हैं एंड गिव राइज टू मास ऑफ सेल जो कि ट्यूमर बन जाता है। फाइन। नाउ दूसरी चीज आती है मेटास्टैसिस। ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज शोड बाय मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। अभी हम लोग ने मैलिग्नेंट ट्यूमर में भी इसका नाम सुना था।
नाउ इसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कैंसरस सेल। कैंसरस सेल जो होते हैं वो स्प्रेड आउट होते रहते हैं टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट में। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अगर किसी एक पार्ट में हुआ है तो ये वहीं तक रहे, नहीं, ये स्प्रेड आउट होता रहता है, पूरी बॉडी में फैलता रहता है। ये जो सेल होते हैं दैट इज डिवाइड अनकंट्रोलेबल, अभी बताया इसके जो सेल्स होते हैं इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, लिमिट नहीं होता, इनका डिवीजन होता रहता है और ये बढ़ते ही रहते हैं, फॉर्मिंग अ मास ऑफ सेल जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूमर। क्लियर? तो ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। फ्रॉम द ट्यूमर कुछ सेल्स जो होते हैं गेट स्लॉड आउट एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और कुछ सेल्स जो होते हैं बाहर निकल के ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम जो होती है सेल्स रीच नियर बाई एज वेल एज डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वहां तक भी ये बड़े इजीली पहुंच जाते हैं, क्योंकि सेल्स ब्लड जो होता है वो फ्लो करते रहता है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच चुके हैं तो वहां से इजीली ये पहुंच जाएंगे। ओके, Therefore, initiating the formation of new tumor by dividing actively, और फिर ये नए नए ट्यूमर्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेम द ग्रुप ऑफ जीन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल दैट कुड लीड टू कैंसर। अच्छा, तो हमें जीन के बारे में बताना है। देखो, एक जीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑन्कोजीन, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर के लिए। देयर आर कैंसर कॉजिंग वायरस जिसे हम लोग कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। अब ये जो जीन होते हैं ना ऑन्कोजीन, ये वायरस से आते हैं, और ये जो वायरस होते हैं दे आर नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ठीक है, दे हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन, इनके पास जीन होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स। नाम याद रखिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टेन अदर जीन्स जो होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, ओके, या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये ही मेनली नॉर्मल सेल्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया एज अ नॉर्मल सेल, बट ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फॉर्मेशन करने लगते हैं ट्यूमर का, और ट्यूमर धीरे 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 कैंसर को फॉर्म कर जाता है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी हो गया आपका, तीसरा बताना है हमें। थर्ड क्वेश्चन इज, नेम टू टेक्निक विच आर यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। दो टेक्निक बतानी है, तो पहली होती है सीटी जिसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और दूसरी होती है एमआरआई। सीटी जो होता है ये इसमें मतलब 3D इमेज का फॉर्मेशन होता है, और इंटरनल टिश्यूज के 3D इमेज का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे एक्सरे को यूज किया जाता है। क्लियर? एमआरआई के बारे में आप जानते हैं, एक मशीन होती है जिसमें बॉडी अंदर चली जाती है। अब इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता रहता है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती रहती है, जो कि डिटेक्ट करते हैं पैथोलॉजिकल सेल्स को, टिश्यू को, या फिर जो चेंजेस हुए रहते हैं बॉडी में उसको ये डिटेक्ट करते रहते हैं। तो ये मेन टेक्निक है जिसको कैंसर के लिए यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ लास्ट इज, व्हाई आर कैंसर पेशेंट ऑफन गिवन अल्फा इंटरफेरॉन एज पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट। चलिए ये भी बताते हैं। सी, जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है मॉडिफायर का, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन हो गए, ये गिवन होते हैं कैंसर पेशेंट को एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट। क्यों दिया जाता है भाई? बिकॉज ये एक्टिवेट कर देते हैं पेशेंट के इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया रहता है उसको ये एक्टिवेट कर देते हैं, बूस्टअप करने लगते हैं कि चलो भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में आ गए, अब तुम भी काम करना शुरू कर दो। तो ये भी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से धीरे 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 ट्यूमर जो होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, drugs like LSD, barbiturates, amphetamines, etc. are used as medicine. मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है टू हेल्प पेशेंट विथ मेंटल इलनेस, ताकि पेशेंट को डील किया, जो पेशेंट मेंटल इलनेस जिसकी होती है, दिमागी रूप से जो बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, उनके लिए। However, excessive dose and abusive uses are harmful. अगर ज़्यादा डोज हो जाए और बहुत ज़्यादा उसका यूज हो जाए तो वो हार्मफुल हो सकता है। Enumerate the major adverse effect of such drug in humans. अब हमें मेजर एडवर्स इफेक्ट बताने हैं ह्यूमंस पे। ओके,
हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं ड्रग्स के, जो कि आपको लिखा हुआ था, LSD हैं, बार्बिट्यूरेट्स हैं, एक्सेट्रा। सी, इससे क्या होता है, एंजाइटी हो सकती है, बहुत परेशान इंसान हो सकता है, शेकीनेस हो सकता है, जैसे बॉडी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती है, कंट्रोल में नहीं रहती, शेक करती रहेगी, एक ग्लास पानी या कुछ भी इंसान हैंडल नहीं कर पाएगा। नोजिया एंड स्वेटिंग, नोजिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो सकता है, लॉस ऑफ माइंड कंट्रोल, दिमाग का कंट्रोल ही खत्म हो सकता है ये चीज़ें। रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, मतलब कोई भी बिहेवियर जो होता है बहुत गुस्से वाला, तोड़फोड़ मचाने वाला, ऐसा हो सकता है। इंसान बहुत वायलेंस करने लगे, ये भी हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मतलब प्रॉपर तरीके से खुद का ही हाइजीन ना मेंटेन करना, अपने ड्रेसेस, अपने बेड, अपनी चीज़ों का ही केयर ना करना। फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, हो सकता है वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या हो सकता है वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। एपेटाइट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब भूख नहीं लग सकती या बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, सोशल एडजस्टमेंट लाइक फ्रेंड से दूरी बनाना, रिलेटिव से दूरी बनाना, या फिर लोगों से उठना बैठना, मिलना जुलना, बात करना नहीं पसंद करना। ओके, एक्सेसिव डोज अगर हो जाए। विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, एग्रेसिव बिहेवियर, चीज़ों को बाइकआउट कर देना, लाइक मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। आइसोलेशन, एक रूम में बंद रहना, किसी से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। डिप्रेशन में हो सकता है इंसान चला जाए। फटीग, थकावट हो सकती है। अग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा दिखाना, ये सब चीज़ें। विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, अगर कुछ ऐसे सिम्टम हो तो इंसान कभी कभी अपनी जान भी ले सकता है या उसकी जान जा सकती है कुछ ऐसी हरकतों की वजह से। नाउ, excessive doses of drug may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure और cerebral hemorrhage। यहाँ पे देखो, अगर बहुत ज़्यादा ड्रग का यूज़ कर लिया गया, वो जो ड्रग्स जो बताए गए थे वो मेंटल इलनेस में दिए जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल पर्सन या कोई ऐसा पर्सन जिसको मेंटल इलनेस हो और वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो, उस केस में इंसान कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकते हैं, उसके साथ हार्ट फेल भी हो सकता है और सेरेब्रल हैमरेज भी हो सकता है। सो ये बहुत खतरे वाली चीज़ है, समझ गए होंगे अभी आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ के ही। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। In your view, what motivate youngsters to take alcohol or drug and how can these be avoided? आपके व्यू में क्या मोटिवेट करेगा यंगस्टर्स को टू टेक अल्कोहल और ड्रग, और इसे कैसे अवॉइड किया जा सके? What do some adolescents start taking drug? How can these be avoided? क्लियर, दोनों क्वेश्चन है। चलिए आते हैं हम लोग अपने आंसर पे। एडोलसेंट जो होते हैं ये ड्रग और अल्कोहल क्यों लेते हैं, सबसे पहले इसका रीजन बताइए। तो कुछ रीजन जो होते हैं बच्चों, दैट इज सोशल और पीर प्रेशर, मतलब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, भाई कोई अच्छी चीज थोड़ी है कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूं, या मेरे फ्रेंड्स में सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं, या मेरे हम जहाँ रहते हैं वहाँ दोस्त या हॉस्टल वाले बच्चे या कहीं भी जो भी लोग कर रहे हैं तो आप भी करो। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी। तो सोशल और पीर प्रेशर की वजह से। क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, कुछ लोग क्यूरियोसिटी में करने लगते हैं, जरा देखे तो होता क्या है ना भाई, सब करते क्यों हैं, तो इस वजह से भी एडवेंचर के लिए करने लगते हैं, या फिर एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कर सकते हैं लोग। टू अवॉइड स्ट्रेस, कोई बहुत परेशान हो तो उसको अवॉइड करने के लिए। डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन को भी खत्म करने के लिए लोग ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करने लग जाते हैं। टू ओवरकम हार्डशिप, किसी हार्ड सिचुएशन से बाहर आने के लिए भी लोग इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अवॉइड अनसपोर्टिव और अनस्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर, अगर फैमिली स्ट्रक्चर अनसपोर्टिव है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या प्रॉपरली स्टेबल नहीं है, उस वजह से भी हो सकता है। परसेप्शन दैट इज कूल फॉर और प्रोग्रेसिव, कूल दिखने के लिए कि हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, हम भी ड्रिंक कर रहे हैं तुम भी ड्रिंक करो, हम ड्रग्स ले रहे हैं तुम भी ड्रग्स लो, तो भाई ये कोई कूल की बात नहीं है, है ना, तो इसलिए कभी नहीं लेना चाहिए।
This perception is further promoted by TV, movies, newspaper and internet. अब ये परसेप्शन कहाँ से आता है? टीवी में तो सब कर रहे थे, हम भी करेंगे, मूवीज में सब कर रहे थे, हम भी करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ये। अवॉइड कैसे किया जा सकता है? ये तो रीजंस हो। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिससे अगर किसी को अल्कोहल या ड्रग यूज करने लगा है तो उसको अवॉइड कैसे करें या उसको छुड़ा कैसे सकते हैं। सो अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। अगर किसी बच्चे पे बहुत ज्यादा पीर प्रेशर आ रहा है तो उसको उन लोगों से ही दूरियां बना लेनी चाहिए, है ना। जैसे लिखा हुआ है, पेरेंट मस्ट अंडरस्टैंड द एबिलिटी एंड पर्सनालिटी ऑफ देयर चाइल्ड। पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, तो उन्हें अपने बच्चे की एबिलिटी और पर्सनालिटी पता होनी चाहिए कि उनका बच्चा कैसा है। अ चाइल्ड शुड नॉट बी पुश्ड अनड्यूली फॉर स्टडीज और स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी। कभी भी चाइल्ड को पुश नहीं करना चाहिए, कि मतलब पनिश नहीं करना चाहिए कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। पढ़ाई जरूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ और चीजें भी जरूरी है। या फिर स्पोर्ट्स के लिए उसको बहुत पुश नहीं करना चाहिए, या अदर एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए नहीं करना चाहिए कि भाई सब कर रहे हैं तुम भी करो। हर बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है और उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, बियॉन्ड थ्रेशोल्ड इज नॉट हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। प्रेशर जो होता है पेरेंट्स के द्वारा हो या टीचर्स के द्वारा हो या पीर प्रेशर हो, कभी भी अच्छा नहीं होता, है ना। सो बियॉन्ड थ्रेशोल्ड नॉट हेल्दी फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन एंड काउंसलिंग। पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर जो भी नोन है उनको बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए कि व्हाट दे वांट, क्या चाहते हैं वो, ऐसे उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। उनको डांटना नहीं चाहिए भाई। किसी भी चीज से अगर हम कहें तो बच्चा उस टाइम पे क्या करता है, अगर पेरेंट्स या टीचर्स किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं तो बच्चा वो चीजें हाइड करने लगता है, छुपाने लग जाता है। अब ऐसे में बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा फ्रेंडली जोन में आके उसके साथ बातें करें, उससे पूछें कि मतलब वो क्यों ऐसे कर रहा है। तो ऐसे काउंसलिंग धीरे धीरे करने से चीजें अवॉइड की जा सकती हैं। ओके, लाइक अब इसमें होता क्या है, कभी कभी स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट एंड फेल्योर मस्ट बी टेकन इन हेल्दी वे। कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस होता है, सबकी लाइफ में फेल्योर्स आते हैं, सब कोई डिसअपॉइंट होता है जीवन में, है ना। तो ये अलग अलग फेजेस जो होते हैं, हर इंसान इस फेज से गुजरता रहता है और हम आगे के फेजेस में भी आते रहते हैं। एक सिचुएशन आती है जब हम स्ट्रेस ना हो, जब हम जो चाहे वो हमें मिल जाए। तो ये अलग अलग टर्म्स होते हैं लाइफ में जो हमेशा आते रहते हैं। क्लियर? नाउ इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इज अ गुड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डेली स्ट्रेस। लाइक इन्वॉल्वमेंट, किसी को क्राफ्ट बनाना पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है। तो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये स्ट्रेस से इंसान दूर रह सकता है। ओके, नाउ इट चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। और इससे बच्चे की करेक्ट एनर्जी पता चल जाती है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है ना, या उसका टैलेंट किस में है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर इन केस ऑफ एकेडमिक और इमोशनल प्रॉब्लम। जैसे रिजल्ट खराब हो जाते हैं बच्चों के, या फिर कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, फ्रेंडशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से एडवाइस एंड गाइडेंस शुड बी सॉर्ट आउट फ्रॉम पेरेंट्स और ट्रस्टेड फ्रेंड। हमेशा अपने फ्रेंड्स को, अगर आप भी हैं तो अच्छी एडवाइस दें। जरूरी नहीं है कि मतलब आप जो कर रहे हो वही आपके फ्रेंड के लिए भी अच्छा हो, या जो आपके साथ अगर अच्छा हो रहा है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उसे गलत एडवाइस दे दो, नहीं। या उसके साथ अच्छा हो रहा था अभी बुरा हो गया है तो भी उसे गलत एडवाइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपके एक गलत एडवाइस देने से उसका जीवन खराब हो सकता है और साथ में वो ये भी सबक ले लेगा कि आप एक अच्छे इंसान नहीं थे। क्लियर? तो कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं देनी चाहिए। कभी भी आपका फ्रेंड मुसीबत में हो तो उसको सही एडवाइस देनी चाहिए। पेरेंट्स को भी सही एडवाइस देनी चाहिए। क्लियर? Besides solving problem, it also help in venting out feeling of an anxiety, fear and guilt. इसके साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो तो अच्छी बात है, साथ में जो एंजाइटी है, फियर है, गिल्ट है, वो सब भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं
लुकिंग फॉर डेंजर साइन, जब भी कभी ड्रग्स या अल्कोहल का यूज किया जाता है तो वहाँ पे डेंजर साइन बना रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, वो आपके बिहेवियर के लिए भी अच्छा नहीं है, ग्रोथ डेवलपमेंट किसी चीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई बड़ा कर रहा है आपसे तो उसको भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहिए कि दैट इज डेंजर फॉर योर लाइफ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है और कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पे डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जो परेशान हो, जो बीमार हो या दिमागी रूप से परेशान हो वही साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकता है। नहीं, कभी कभी काउंसलिंग के लिए भी हम लोग को साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए कि आप अगर प्रॉब्लम अपनी पेरेंट्स से या फ्रेंड से नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है उनसे कर लो और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको देंगे। सो साइकियाट्रिस्ट हो गए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उसको भी ज्वाइन किया जा सकता है। An addicted person can get completely rid of the problem and lead a perfectly normal healthy life by getting help। ऐसे में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन जो एडिक्टेड है ड्रग्स का, अल्कोहल का, वो भी इन सब चीज़ों से बाहर आ सकता है और कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो बच्चों ये था आपके सारे क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो यू आर फ्री टू आस्क, आई विल गिव यू आंसर। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।